बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के क्रैश कोर्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम जितना हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, सभी एस्पेक्ट्स जो आपके इंग्लिश ग्रामर के हैं, इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, साथ ही साथ में जो रूल्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं उन्हें अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। सो वी गोना बी लुकिंग एट एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर थ्रू द कोर्स ऑफ दिस सीरीज़, और ये क्रैश कोर्स है। यहाँ पर हम सेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ ऑन नाउन्स एज वेल एज अ प्रैक्टिस सेट, जहाँ पर हम 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। एजेंडा क्या है आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर का? हम यहाँ पर नाउन्स को देखेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन्स जो 5 प्रकार की कैटेगरीज हैं उन्हें देखेंगे, और साथ ही साथ में 5 इंपॉर्टेंट रूल्स आज के इस फर्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे जो कि नाउन्स के संदर्भ से रिलेटेड है। और साथ ही साथ में हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जहाँ पर हम ये 5 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड इडियम्स को कवर करेंगे। सो ये पांचों के पांचों फ्रेजेस बाय द एंड ऑफ द वीडियो अलोंग विद दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर। दैट्स द एजेंडा फॉर टुडेज सेशन। अब बिफोर वी स्टार्ट ऑन विद दिस ग्रामर क्रैश कोर्स, आपको कुछ चीज़ें जो याद रखनी है, जितना ज़्यादा हो सके ग्रामर को रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ उनका रट्टा लगाने से आप एग्जाम में नहीं स्कोर कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी होगा। इट सेज ग्रेटनेस डेफिनेटली टेक्स टाइम। सो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप के लिए एक स्केड्यूल बनाइए, एक प्रॉपर नोटबुक के अंतर्गत यहाँ पर एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और पीरियोडिकली मॉनिटर कीजिए कि किस प्रकार की ग्रोथ आपकी रह रही है, कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, और साथ ही साथ में कि आपके कॉन्सेप्ट्स फंडास क्लियर हैं कि नहीं। और प्रैक्टिस के टाइम पे आप अपने आप को इवैल्यूएट करने की भी कोशिश किया कीजिए। स्टार्ट करते हुए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो किक स्टार्ट करने से पहले बहुत ही बेसिक पे देखते हैं, नाउन से भी पहले जाने से हम देखते हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का एकदम अर्थ जो हो जाता है एक वाक्य हमारा सेंटेंस होता है, और ये जो इंग्लिश में वाक्य है इसे मिनिमम 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। 2 एस्पेक्ट्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश। एक है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है आपका वर्ब। So for example, Vishwanath eats, Vishwanath plays, they play, she plays. So यहाँ पर वर्ब क्या हो जाती है? वर्ब हो जाती है हमारी क्रिया। सो क्रिया जो है वो हमारा वर्ब है जो कि एक्शन हो रहा है, और सब्जेक्ट जो डूअर ऑफ दैट एक्ट है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कौन करता है उस कार्य को, कौन करता है उस पर्टिकुलर वर्ब को, तो वो जो पर्सन है वो डूअर है, एंड दैट पर्सन बिकम्स द सब्जेक्ट। तो एक वाक्य में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए जो कि इंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जैसा कि हम लोगों ने कहा कि डूअर ऑफ द वाक्य, जैसे कि यहाँ पर विश्वनाथ ईट्स, कौन खाता है? विश्वनाथ खाता है। तो जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो सब्जेक्ट हो जाता है, और खाता है ये वर्ब हो जाता है या क्रिया हो जाती है। ठीक उसी ढंग से शी प्लेज, वो खेलती है, तो यहाँ पर खेलना जो है वो आपकी क्रिया हो जाती है, और कौन खेलती है ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। अब प्रेडिकेट क्या है? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी बेसिक्स। जब भी हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटा देते हैं तो बाकी का जो हमारा सेंटेंस रह जाता है, वाक्य रह जाता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं बहुत ही सिंपली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ आई वुड बी लीविंग, आई वुड बी लीविंग, मैं जाऊँगी। कहाँ? कौन जाएगा? मैं जाऊँगी। आई वुड बी लीविंग, तो ये डूअर है, ये सब्जेक्ट है। अब इसको एलिमिनेट करके जो बाकी का वाक्य बच जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। सो व्हेन यू एलिमिनेट द सब्जेक्ट यू गेट द प्रेडिकेट। ये आपको ध्यान रखना है, व्हेन यू एलिमिनेट द सब्जेक्ट यू गेट द प्रेडिकेट। अब स्टार्ट करते हुए नाउन को। नाउन की परिभाषा हमें अत्यधिक पता होती है। नाउन संज्ञा कहलाती है, और नाउन जो इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन, जगह, प्लेस या चीज़, वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, कार्य अथवा किसी का भी जो नाम है उसे हम नाउन कहते हैं या उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो जो नाउन होता है वो संज्ञा कहलाया जाता है। सो संज्ञा इज़ नथिंग बट योर नेमिंग वर्ड। किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और यही आपका नाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विश्वनाथ मेड मफिन फॉर द पिकनिक। सो विश्वनाथ व्यक्ति का नाम,
क्या बनाया उसने, ये वस्तु का नाम, और कहाँ पर गए, पिकनिक पे गए, प्लेस का नाम। तो किसी भी पर्सन, व्यक्ति, प्लेस या चीज़ के नाम को, वस्तु के नाम को हम नाउन कहेंगे, नाम को हम संज्ञा कहेंगे या नाउन कहेंगे। अब संज्ञा के या नाउन के इंग्लिश में कितने प्रकार हैं हमारे पास? इंग्लिश में इसके यहाँ पर हम 5 प्रकार देखेंगे। तो 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं या काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हुए सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रकार पे प्रॉपर नाउन। देखिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि दिल्ली हो गया, मोदी हो गया। सो ये जो हैं ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन हैं। दैट मीन्स कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष जगह या किसी विशेष वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सचिन इज़ माय फेवरेट प्लेयर और सचिन इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर। तो सचिन जो है ये एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। ही लिव्स इन दुबई, सो वो कहाँ पर रहते हैं, ये जगह का नाम स्पेसिफिक है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये भी स्पेसिफिक हो जाता है। सो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा पहली कैटेगरी है जहाँ पर हम विशेष, बहुत ही विशेष, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक उसी तरह से कॉमन नाउन, इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा सचिन, सचिन की जगह अगर हम बॉय का प्रयोग करते हैं, या फिर हम लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी, सोनिया गांधी की जगह अगर हम लोगों ने लेडी या वुमन का प्रयोग किया, गर्ल का प्रयोग किया, या फिर टीचर, अध्यापक हो गया, ये सारे के सारे एक प्रॉपर जाति के नाम हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के नाम नहीं हैं। सो ऐसे पर्टिकुलर नाउन की कैटेगरी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। मिनिस्टर क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, एक नहीं बल्कि अनेक मिनिस्टर्स हो सकते हैं। द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी क्लोज, सो क्लोज टू दिस मॉन्यूमेंट, सो टाउन हो गया। तो ये कॉमन नाउन हो जाते हैं। जो प्रॉपर जाति के नाम होते हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। देन वी हैव कलेक्टिव नाउन एज अ थर्ड कैटेगरी। ये समूहवाचक संज्ञा है, जैसे कि एक पूरा समूह आ जाता है। फॉर एग्जांपल वर्ड्स जहाँ पर हमारी टीम हो गया या कमिटी हो गया या जूरी हो गया, ये जो सारे के सारे शब्द हैं ये एक कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैटेगरीज आपके एग्ज़ाम के लिए क्यों ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि जब हम रूल्स को देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम इन्हीं कैटेगरी से रिलेटेड रूल्स को समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे जो कलेक्टिव नाउन्स हैं ये दे आर रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टेकन टुगेदर एज अ होल, एक यूनिट की तरह। टीम, कमिटी, जूरी इसके एग्जाम्पल हैं और इसे हम समूहवाचक भी कहते हैं। सो एक तरह का जब समूह डिस्क्राइब हो रहा है, समूहवाचक संज्ञा जो है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। मटीरियल नाउन जो है इट इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ एनी मेटल या सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस या मेटल का नाम जब हम देते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, इस तरह की जब हम धातुओं के नाम देते हैं, पदार्थ के नाम देते हैं, सो जब भी हम देखेंगे कि पदार्थ, किसी भी तरह का पदार्थ का जो नाम है, विशेष नाम है, उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। सो मटीरियल आ जाता है। फॉर एग्जांपल पेपर हो गया, सो एक तरह का, या फिर फर्नीचर हो गया, फर्नीचर मेड अप ऑफ वुड, तो ये वुड जो है ये एक मटीरियल नाउन है क्योंकि एक पदार्थ का नाम है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और मटीरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, सो दैट मीन्स कि इनकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मटेरियल नाउन्स जो हैं ये काउंटेबल नहीं हो सकते हैं, दे आर नॉट काउंटेबल। आप गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते हैं, वुड को काउंट नहीं कर सकते हैं, आयरन को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि हम पदार्थों को काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि लास्ट कैटेगरी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर हम किसी भी तरह के भाव को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। और ये एक क्वालिटी हो सकती है, एक्शन हो सकता है, स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है आपका, जैसे कि या आप लव कर रहे हैं किसी को, आप हेट कर रहे हैं, ऑनेस्टी, ब्रेवरी हो गया। ये जो सारे के सारे भाव हैं जिनको आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं आप इन्हें।
दे आर नॉट टैंजिबल। टैंजिबल शब्द का क्या अर्थ होता है? ऐसी चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जगह पे हम देखते हैं दैट दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट टैंजिबल। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमें याद रखना है कि हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, तभी हम भाववाचक संज्ञा कह रहे हैं। तो ये आपका स्टेट ऑफ माइंड हो गया, क्वालिटी, एक्शन, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। काउंटेबल नाउन्स जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, राइट? आई हैव 5 पेन्स इन माई पेंसिल बॉक्स टुडे। सो आप गिनती कर सकते हैं। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली। सो यहाँ पर फ्यू हो गया, आप गिनती कर सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आपके काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरीज में आती हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं जिनकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, वुड हो गया, जो हम लोगों ने पदार्थ भी देखे थे वो भी आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। मिल्क हो गया, ये सारे के सारे आप इनकी गिनती नहीं कर सकते हैं एंड देयरफॉर दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स को देखेंगे। यहाँ आज की वीडियो के माध्यम से हम 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स को कवर करेंगे जो कि आपके नाउन्स से रिलेटेड हैं और इनका आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। सबसे पहला रूल जो आपको याद रखना है कि कुछ नेमिंग वर्ड्स दिखने में हमें ऐसे लगते हैं कि वो प्लूरल हों। तो दिखने में हमें क्या लगता है कि वो प्लूरल शब्द हैं, लेकिन असल में वो सिंगुलर होते हैं। असल में वो क्या होते हैं? असल में वो सिंगुलर होते हैं। तो रूल नंबर 1 को देखते टाइम पे आपको याद रखना है कि कुछ नेमिंग वर्ड्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर हम एस का प्रयोग देख रहे हैं, तो दिखने में ये शब्द हमें प्लूरल लगते हैं। वी कंसिडर देम टू बी प्लूरल, लेकिन असली में ये सिंगुलर होते हैं। बट इन रियलिटी दीज वर्ड्स आर सिंगुलर। सो ये हमें ध्यान रखना है दैट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। इनका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि ये शब्द जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, इनका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखेंगे। यहाँ पर हम 5 इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर करेंगे जो आपके नाउन्स से रिलेटेड हैं। आपको इन 5 इंपॉर्टेंट रूल्स को अपने माइंड में रजिस्टर्ड रखना है बिकॉज दे विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग। आगे आने वाले सेशन में हम कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर करेंगे। सो टोटल आपके पास 10 रूल्स हो जाएंगे जो नाउन से रिलेटेड होंगे, लेकिन आज मेन फोकस 5 इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर करने के लिए रहेगा। स्टार्ट करते हुए फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल से, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें लगता है कि प्लूरल हैं। वी कंसिडर देम टू बी प्लूरल। हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर इन वर्ड्स के पीछे हम एस को लगा देखते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि इन रियलिटी असल में ये सिंगुलर होते हैं और इनका प्रयोग भी सिंगुलर फॉर्म की तरह ही किया जाता है। ऐसे शब्द की लिस्ट ये जो है ये आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बिलियर्ड्स, ड्राउट्स, इनिंग्स, न्यूज़। ये सारे शब्द दिखने में हमें लगते हैं प्लूरल, लेकिन एक्चुअली में ये सिंगुलर होते हैं और इनका प्रयोग भी हम सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मैनी। सो मैथमेटिक्स आर नहीं लिखेंगे हम, मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट। तो हो सकता है कि आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में वो मैथमेटिक्स आर लिखते हैं, लेकिन आपको राइट करना है इज़, क्योंकि दिखने में प्लूरल लग रहा है बट इट इज़ एक्चुअली सिंगुलर। यहाँ पे इनिंग्स एंड इनिंग्स होएगा। सो ये सारे के सारे शब्द जो हैं दे आर एक्चुअली सिंगुलर एंड दे हैव टू बी यूज्ड ऑल्सो इन सिंगुलर फॉर्म। सो न्यूज़ के साथ भी यही होता है, न्यूज़ आर नहीं, न्यूज़ इज़। नो न्यूज़ इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी समटाइम्स गुड न्यूज़ इन मैनी पीपल्स ओपिनियन और इन द ओपिनियन ऑफ मैनी पीपल। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रूल को आपने ध्यान रखना है that these are nouns which are plural, look plural, but they are actually singular and they have to be used in singular form. Second rule की तरफ, कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा plural forms में ही करेंगे। इन nouns का प्रयोग हम हमेशा plural forms में करेंगे, जैसे कि trousers, pants हो गया, belongings, arms, archives, annals,
earnings, goggles, binoculars, savings, tidings, valuables, wages। तो ये जो सारे के सारे शब्द हैं, ये इनका यूज़ हम हमेशा प्लूरल के फॉर्म में ही करेंगे, ये हमें याद रखना है। आर्म्स यानी कि जो हम देते हैं ऑफरिंग बेगर्स को, सो आर्म्स वर ऑफर्ड, वॉज ऑफर्ड नहीं होगा, वर ऑफर्ड टू द बेगर्स। तो इसी तरह से कैन यू प्लीज़ हेल्प मी सर्च माई ट्राउज़र्स, और वेयर आर माई ट्राउज़र्स, वेयर इज़ माई ट्राउज़र्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्लूरल हैं और इनका हम हमेशा यूज़ प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है। द असेट्स ऑफ द कंपनी वर टेकन इनटू कंसिडरेशन, सो एसेट्स हो गए। एसेट्स भी एक ऐसा ही वर्ड है जो कि ये नाउन सारे के सारे जो हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि हम इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही करेंगे। ईयर अर्निंग्स हो गया, आई ग्लासेस हो गया, देन ब्रेसेस, एथलेटिक्स, एशेस, ऑड्स, रिमेन्स, ये सारे के सारे शब्द जो है, रिगार्ड्स, इनका हम हमेशा यूज़ प्लूरल फॉर्म में ही करेंगे। सो फर्स्ट रूल था कि कुछ नाउन लगते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं और उनका रूल इस्तेमाल हम सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। सेकंड रूल है कि कुछ नाउन हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इनका प्रयोग करेंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड रूल, कुछ नाउन्स नेमिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं, राइट। सो पहले केस में क्या हो रहा था कि दिखने में प्लूरल लग रहे थे लेकिन होते सिंगुलर हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं नेमिंग वर्ड्स जो दिखने में सिंगुलर लग रहे होते हैं लेकिन इन रियलिटी वो प्लूरल होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका फॉर्म आप प्लूरल फॉर्म में ही उनका प्रयोग करेंगे। ऐसे नाउन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि पेजेंट्री, क्लर्जी, चिल्ड्रन, कैटल, जेंट्री, पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, इन्फेंट्री। सो ये सारे के सारे आपको याद रखना है, ये ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं पर इन रियलिटी दे आर प्लूरल इन फॉर्म। सो फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस हैव सक्सेसफुली अरेस्टेड, सो पुलिस हैज़ नहीं होगा, द पुलिस हैव, क्योंकि ये प्लूरल हैं और इनका प्रयोग हम प्लूरल फॉर्म में ही करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सम नाउन्स जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे रूल्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए आपको इन रूल्स को अपने माइंड में सेटल कर लेना है। रूल नंबर 4 ऐसा है कि कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर फॉर्म में एक ही रूप में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक जो है नाउन ये सिंगुलर है और बुक्स जो हैं ये प्लूरल हो जाता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक हम लोग एक के बारे में बात कर रहे हों या उनके बहु में बात कर रहे हों, बहुमात्रा में बात कर रहे हों, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है कि वो हमेशा एक ही रूप में आएंगे, जैसे कि क्रू, डियर, फिश, फैमिली, जूरी, टीम। चाहे हम सिंगुलर के बारे में बात करें या प्लूरल के बारे में बात करें, फॉर्म एक ही रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीम इज़ द बेस्ट, ऑल द टीम विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दी वर्ल्ड कप। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो आपके नाउन्स होते हैं वो अपने रूप को बदलते नहीं हैं, सिंगुलर में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी सेम रहते हैं। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ एंड द लास्ट रूल फॉर टुडे, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, राइट। ये अनकाउंटेबल होते हैं बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल इन नेचर, इनकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल हैं और इनका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही कर सकते हैं, जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ब्रेड, लगेज, एविडेंस, क्रॉकरी, सीनरी, पोइट्री, हेयर, स्टेशनरी, वेस्टेज, बैगेज, एडवाइस, बिजनेस, पोस्टेज। ये सारे वर्ड्स नॉलेज आपको ध्यान रखने हैं, इनका हमेशा यूज़ होगा सिंगुलर फॉर्म में ही। फॉर एग्जाम्पल, विल नॉट हैव फर्नीचर्स, विल हैव फर्नीचर, विल नॉट हैव इंफॉर्मेशन, विल हैव इंफॉर्मेशन। ये अनकाउंटेबल जो नाउन है जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं, ऐसे कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही इनका प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। Now moving on to the idioms or phrases for today, यहाँ पर आपको यहाँ पर वीडियो पॉज कर करके मेंशन कर सकते हैं कि क्या सही आंसर है, एंड ऑफ कोर्स विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी इडियम। फर्स्ट है बी कंटिन्यूअली रिमाइंडेड, सो वूप इट अप। वूप इट अप का क्या अर्थ होता है, ये 3 आपके ऑप्शन है, आपको एक सिलेक्ट करना है। वूप इट अप फ्रेज का अर्थ होता है जब आप मस्ती कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं बहुत शोर शराबा मचा के, और वो भी एक पूरे
के पूरे ग्रुप के अंदर ज़्यादातर। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वूप इट अप। सो वूप इट अप का अर्थ है जब आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एक नॉइसी फैशन में। इसका एक यूसेज देख लेते हैं। द दिल्ली डेयरडेविल्स रियली वूप्ड इट अप इन द लॉकर रूम आफ्टर दैट बिग विन। वूप्ड इट अप दैट मीन्स कि उन्होंने सेलिब्रेट किया, मस्ती की, और वो भी बहुत ही शोर शराबा मचा के। सो वूप इट अप जब आप सेलिब्रेट करते हैं इन अ नॉइसी फैशन। विद अ वेंजेंस, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको एक सेलेक्ट करना है। विद अ वेंजेंस का अर्थ होता है जब आप एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स या डिग्री के साथ आते हैं, तो इट इज़ यूज टू एम्फोसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। जब आप एक ग्रेट फोर्स के साथ आ रहे हैं, वेहमेंस के साथ आ रहे हैं, टू एन एक्सट्रीम और एक्सेसिव डिग्री, जिस तरह से आप वापस आ रहे हैं विद अ वेंजेंस, उसकी जब ग्रेटर फोर्स होती है तब हम विद अ वेंजेंस का प्रयोग करते हैं। द टूरिस्ट आर बैक विद अ वेंजेंस, दैट मीन्स कि विद अ ग्रेटर फोर्स, विद अ ग्रेटर डिग्री वो वापस आए हैं। अप अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पर भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आपको एक सेलेक्ट करना है। अप अगेंस्ट द वॉल का अर्थ होता है कि आप एक वॉल क्योंकि ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्टी होगी ये वॉल के साथ compete करना आपको अगर करना पड़े, तो जब आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनएक्सट्रिकेबल जिसका सोल्यूशन ना निकल सके, जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो, प्रॉब्लमैटिक हो, ऐसी सिचुएशन को हम इनएक्सट्रिकेबल कहते हैं। सो अप अगेंस्ट द वॉल का अर्थ होता है व्हेन यू आर फेसिंग एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन या एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आप फंस गए हैं। सो डिफ़िकल्ट और ट्रबलिंग सिचुएशन, बहुत ही बुरी स्थिति में आप हैं, बहुत ही बुरी सिचुएशन में आप हैं। और इनएक्सट्रिकेबल का अर्थ हो जाता है जो चीज़ आप सॉल्व ना कर सके। द टीम वॉज अप अगेंस्ट अ वॉल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम, दैट मीन्स कि पहला जो दौर था गेम का वो बहुत मुश्किल था टीम के लिए, बिकॉज द टीम वॉज अप अगेंस्ट अ वॉल। सो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा द टीम लिखा हुआ है, द नाउन जो है टीम जैसा कि आ रहा है। रीप द व्हर्लविंड, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। रीप द व्हर्लविंड का अर्थ होता है कि आपके निर्णय की वजह से, आपके कार्यों की वजह से, आपके एक्शंस की वजह से जब बाद में आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या रैमिफिकेशंस फेस करने पड़ते हैं, सो व्हेन यू सफ़र नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस। सो रीप द व्हर्लविंड, जब यू सफ़र नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अपने एक्शंस के लिए, ये बाइबल से ओरिजिनेट हुआ है। इफ़ यू डोंट डू योर होमवर्क नाउ यू रीप द व्हर्लविंड व्हेन यू हैव टू टेक योर फाइनल एग्जाम्स। अगर आप अभी धीरे धीरे अपना कार्य नहीं किया करेंगे रोज़, तो आपको आपके अंतिम एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ऑफ द फर्स्ट वाटर, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑफ द फर्स्ट वाटर का अर्थ होता है ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी और ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छा अव्वल या खालिस चीज़ जो होती है, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, ऑफ द प्योरेस्ट लस्टर, हाईएस्ट ग्रेड की जो चीज़ है उसे हम ऑफ द फर्स्ट वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के वीडियो में नाउन्स को डिफ़ाइन किया, हम लोगों ने 5 प्रकार के नाउन्स को देखा, 5 इंपॉर्टेंट रूल्स जो नाउन्स से रिलेटेड हैं उन्हें कवर किया, और साथ ही साथ में हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को देखा। वूप इट अप यानी कि सेलिब्रेट करना नॉइसी मैनर में, विद अ वेंजेंस कमिंग बैक विद अ ग्रेटर फोर्स, अप अगेंस्ट द वॉल जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं, रीप द व्हर्लविंड जब आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं अपने एक्शंस के, ऑफ द फर्स्ट वाटर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे उच्च दर्जे का, तब हम ऑफ द फर्स्ट वाटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने एजेंडा को कवर किया। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं, और जो डाउट्स हैं बेसिक ग्रामर को एस करने के लिए उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। इंश्योर कीजिएगा कि आप थारली ग्रामर को जितना प्रैक्टिस हो सके करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं।